नमस्कार, मैं पाटलो पाटिल बाम्बू महान्यूज़ में आप सबका स्वागत है। आज हम फिर नासिक के लाखलगांव में आए हैं। आज आने का वजह ये है कि जो मेरे साथ नवयुवक है प्रशांत दाती जी, उनका जो लगन है बाम्बू पीसेस कलेक्ट करने का बाम्बू सेटम के लिए, वो एक अलग तरीके से निखर के आया है। अभी उन्होंने जितनी पीसेस कलेक्ट की है, कितनी की है, ये सब हम उनसे जानने वाले हैं। आप देख रहे हैं मेरे पीछे सब ये परिसर है उनका घर है, उनकी बांस की खेती है। इस युवक ने बांस में बहुत कुछ रुचि लेकर अभ्यास किया है, अध्ययन किया है। और विशेषता ये भी उनका एक अलग पहलू है कि वो किसानों के लिए बांस की जानकारी देने के लिए खुद के खेत में एक बाम्बू सेटम खड़ा करने का फैसला लिया और उस पर बहुत ही काम किया और सक्सेस भी उनका बहुत अच्छा मिल रहा है। अभी काम कर रहे हैं, अभी जो काम करने का उनका तरीका है वो बढ़ रहा है। ये सब हम अपने दर्शक को, सब लोगों को, बाम्बू प्रेमी लोगों को बताना चाहते हैं। नमस्ते प्रशांत जी। नमस्ते प्रशांत जी, आप इस बांस के बाम्बू सेटम में काम कर रहे हैं। पिछली बार भी मैं जब आया था तो आपके पास 66 पीसेस थी। तो इतने जल्दी से आपने ये जो कलेक्शन किया, जो 94 तक आप गए, तो आपका तो काम करने का तरीका अच्छा है और स्पीड भी ज़्यादा है। तो ये सब आप हासिल करने में आपको कुछ दिक्कत आई क्या? कैसे किया आपने ये सब? जब 66 पीसेस, हाँ, मेरा नाम प्रशांत आत्माराम दाते और ये मेरे पिताजी है श्री आत्माराम नाना दाते। जब आप आए थे तब हमारे पास 66 पीसेस का कलेक्शन था और बाद में जब मैंने स्पीसीज कलेक्शन स्टार्ट किया तो इसमें बहुत सारे दिक्कतें आई। दिक्कतें ऐसे आई कि जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो काम कर रहे हैं, उसमें क्या हुआ कि जो हम जब जाते थे उनके पास तो जो अवेलेबिलिटी थी बहुत ज़्यादा दिखती थी, पर जब हम जाके जब लेना चाहते थे तब वो अवेलेबिलिटी कम हो जाती थी। मतलब उधर जब बॉटनिकल स्पीसीज के नेम ज़्यादा थे पर सर्वाइवल रेट कम था। तो जो सर्वाइवल रेट था उनको हमने रिक्वेस्ट करके तो वो हमको देने के लिए, और मैं यंग एज के वजह से तो उन्होंने मुझे देने के लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं की। पर कुछ जगह ऐसा हुआ कि ट्रैवल बहुत दूर था, जैसे कि आसाम है, नागालैंड है, उत्तराखंड है, तो ये बहुत सारा दूर था। वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लाना, मतलब वो बहुत दिक्कतें आई। रेलवे में रिजर्वेशन कुछ जगह नहीं कर रहे थे तो सीट के नीचे हम डाल के लेके आए। तो ऐसा कठिनाई का, बहुत सारा कठिनाई का सामना किया। प्रशांत जी, आपसे बात करने से एक बात ध्यान में आई कि ये काम करना आसान नहीं है। नहीं। सिर्फ कहीं पेशी है और मिल सकती है, इतना समझ के नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जाने के बाद वो मिलती है कि नहीं, वो देते हैं कि नहीं, ये भी है। और आपका युवापन है, आप बहुत लगन से काम करते हैं, तो उन्होंने भी कुछ जान कर दे दिया। लेकिन ये जो काम है सर, मुझे तो लगता है कि ये जो आप सेटम का काम कर रहे हैं, एक किसान के नाते या एक उद्योजक के नाते आप कर रहे हैं। दरअसल ऐसा होता है कि इस जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वही ये काम करते हैं, लेकिन आप खुद एक किसान होने के नाते कर रहे हैं। ये आपके मन में कैसे आया? जब हमने डेंड्रोकॉलम स्टॉक्साई जो हमने 2017 में प्लांटेशन किया था, तो हमारे पास जब आपने वीडियो चैनल किया था आपके यूट्यूब बाम्बू महान्यूज़ के चैनल के थ्रू, एक जब यूट्यूब में मेरा वीडियो आया तब मेरे पास 2020 में लोग आने स्टार्ट हो गए। तो लोग आने स्टार्ट होने के बाद उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे कि आपके पास एक ही स्पीसीज़ है, दूसरा स्पीसीज़ नहीं। तब मेरे पिताजी ने मुझे पूछा कि कितने यहाँ पे बैम्बू के इंडिया में कितने स्पीसीज़ है। तब मैंने उनको बोला कि 148 स्पीसीज़ है। तो हमारे पास तब तो खाली 2 स्पीसीज़ थे प्लांटेशन में। तो ऐसा हमारा जर्नी स्टार्ट हुआ। तो 1 से हम 10 में गए, 10 से हम 66 तक गए। तो 66 से 94 तक बहुत तकलीफ का जर्नी था। 66 में थोड़ा आसानी हुआ, पर 66 से 94 के लिए लाना मतलब बहुत ही मुश्किल है। कहीं पे 2 मिले, कहीं पे 4 मिले, कहीं पे एक भी मिला, ऐसा। यानी प्रशांत जी, जैसा खेल में होता है कि जब हम 100 तक जाते हैं तो 100 तक जाना बहुत मुश्किल होता है, कहीं भी आप गड़बड़ी हो सकती है। ये जो पेशेंस लाने में आपको दिक्कत तो आ गई है,
लेकिन ये सब काम जो है, जो युवाओं के लिए एक प्रेरणादायी आपका काम है, आपके पिताजी आपके साथ है, इसी सहयोग से आप सब कर रहे हैं। तो ये 94 तक जाने का जो आपका प्रवास है वो बहुत ही उल्लेखनीय है। तो मैं आपको ये जानना चाहता हूँ कि ये जो स्पीशीज़ आपने लाए हैं उसके साइंटिफिकली जो नाम है, साइंटिफिकली स्पीशीज़ है, वो सब आप देख के उसका किस तरह से आपने ये समझा कि ये स्पीशीज़ यही है, उसके लिए क्या प्रूफ मांगा उनसे और आपने क्या प्रूफ लेके आए कि ये स्पीशीज़ है, इसका ये साइंटिफिक नाम है और ये स्पीशीज़ सही है? इसके लिए आपको क्या ढूंढना पड़ा, क्या देखना पड़ा? जब हम कोई भी रिसर्च इंस्टीट्यूट पे जाते हैं तो रिसर्च इंस्टीट्यूट के पास पूरा रिकॉर्ड रहता है, प्लांटेशन कब किया हुआ है, कहाँ पे किया है, उसका कौन शीट से उसको आइडेंटिफिकेशन किया है, उनके पास टैक्सोनॉमिस्ट रहता है। तो उन्होंने जो आइडेंटिफाइड स्पीसीज है वहाँ पे उन्होंने नेम टैग करके उसका पूरा रिकॉर्ड रखा है, और जो अनआइडेंटिफाइड स्पीसीज है वो प्लांटेशन अलग किया है। तो उनसे जब हम लेते थे तो आइडेंटिफाइड स्पीसीज ही वो हम उनसे लेते थे, और जब वो लेने के टाइम पे वो हमको टैगिंग करके अच्छे से हमको देते थे। तो इसलिए हम भी यहाँ पे विदाउट टैगिंग करके ही नहीं किया है, सब यहाँ पे टैगिंग करके ही हमने यहाँ पे डिस्प्ले के लिए रखा है। क्योंकि बांस में टैग होना जरूरी है, क्योंकि वही ये बांस है, ये तो लोगों को दिखाना भी है और वही होना ही जरूर है। नहीं तो हम टोला लाए और निकला कोई अलग का, तो धोखा सब लोगों को हो सकता है ना। तो ये भी आपने जानकारी ली है और खातिर करी, उसका सब कोशिश किया है आपने। अच्छा है। तो आप ये जो सेटअप करने का जो मन में लिया है और काम भी अभी बढ़ा है, मैंने पिछली बार देखा तो आपने जो सेटअप बनाया तो अलग जगह बनाया था, लेकिन आज ये डिस्प्ले जैसा करने का आपका जो मन में आया है या मकसद, ये क्या अलग तरक्की किया है आपने? क्यों सब जो इसमें छोटी छोटी उसके नाम रख के ऐसा किया और सब लोगों को दिख सकता है, ये करने में क्या मन में आया आपको? जब हमारे पास लोग आते हैं प्लांटेशन देखने के लिए तो उनको एक जगह पे इतना सारा स्पीसीज देखने मिल जाए तो वो बहुत अलग चीज़ है। और आज यहाँ पे हमारी जगह कम है, तो इसलिए हमने एक 3 गुंठा में एक 40 बाई 60 का ऐसा हमने शेड नेट बना के यहाँ पे एक छोटा सा डिस्प्ले किया है। तो पुणे में हम आगे जाके 1 हेक्टर में कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको बड़ा सा देखने मिलेगा। और एक आप छोटे से एक स्क्वायर राउंड में आपको ये 94 स्पीसीज का एक जानकारी आपको मिल सकेगा। यानी आपको आपका कहना ऐसा है कि जो प्राथमिकता ज्ञान जिसको लेना है, स्टूडेंट हो या कोई हो, तो एक जगह देख सकता है। इंट्रोडक्शन के लिए यहाँ पे आप ज़्यादा घूमने की ज़रूरत नहीं है, और उस स्पेसिस सब हम सीधी तरीके से देख सकते हैं, इसीलिए भी अच्छा है। तो आगे जाके कुछ पास में काम करना चाहते हैं क्या? कुछ आगे का आपका क्या प्लान है? आगे हम अभी बैम्बू ट्रीटमेंट प्लांट डाल रहे हैं, मतलब डाला हुआ है, वो अभी चल रहा है उसका काम। और आगे जाके इन प्रोसेस है। हाँ, इन प्रोसेस है। आगे जाके हम वो प्लांटेशन बढ़ा रहे हैं, 100 एकड़ तक प्लांटेशन करना है। वहाँ पे एक बैम्बू सेतम, एक छोटा सा जम प्लाजम बैंक भी बना रहे हैं हम डेंट्रोकैलम स्ट्रिक्टस का। और वहाँ पे कुछ अलग अलग स्पीसीज भी हम लगाएंगे एक ट्रायल बेसिस पे, जो सस्टेन होता है कि नहीं होता है। और एक आगे जाके ब्रिक पैलेट्स, बैम्बू पैलेट्स, वो भी हमें स्टार्ट करना है। तो ऐसे बहुत आगे आगे एक छोटे छोटे इंडस्ट्री हम स्टार्ट करना चाहते हैं। अच्छा है। तो प्रशांत जी से बात करने से ये लगा हमको कि जो सिर्फ बाम्बू सेटअप करके चुप नहीं रहे हैं, शांत नहीं रहे, तो आगे जाके उसमें वैल्यू एडिशन में भी काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि आप जो ये सब बना रहे हैं, बाम्बू का पर्यटन जो है, तो उसको भी आपने ध्यान में रखा है कि ये सब देखने आएंगे तो बांस में बहुत कुछ काम होगा। जैसा आपका ट्रीटमेंट प्लांट होगा, बांस का कुछ अलग होगा, प्लांटेशन है। तो एक जगह में मुझे महाराष्ट्र में आपके यहाँ ही ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा स्पेसिस यहाँ देखने को मिलेगी, ट्रीटमेंट प्लांट देखने को मिलेगा और खेती भी मिलेगी। तो एक 3 का संगम जो है आपके काम में, तो सब लोगों के लिए, और मैं इसीलिए आपको बधाई देता हूँ कि बांस में काम करने उन सबको मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर बांस में काम करना, कुछ भी रुचि लेना है तो प्रशांत जी से मिलिए, जो काम लगन से कर रहा है। और बांस का क्षेत्र बढ़ाना है तो एक युवक क्या कर सकता है, इसका एक बहुत बड़ा मिसाल प्रशांत जी के करियर से हम समझ सकते हैं। धन्यवाद जी। आता आपण इकडनं आणि
अब सलीम सरांचं नाव नाही. इतनी सूरत करो. ये जो इस तरीके से आपने रो में सब खड़ा किया है कि ये सब लगा है क्या? हाँ, ये हमने क्या किया, एक पॉट में एक स्पीसीज लगाया और उसको नेम प्लेट करके एक छोटा सा एक डिस्प्ले सेंटर किया है. और इसकी आइडिया हमें वडाली बाम्बू गार्डन में श्री सलीम सैयद सर से मिली. वहाँ पे उन्होंने यानी भारत का पहला जो बाम्बू गार्डन बनाया. हाँ, सलीम सैयद हाँ, सलीम सलीम अहमद ने. हाँ, महाराष्ट्र का जो पहला बनाया, तो उनसे ही हमको प्रेरणा मिली कि जब हम 2016 में सर से मिले और जब हम गए थे उनके पास, तो हम एक बांस का स्पीसीज जानकारी के लिए गए थे. और जब उनसे जाने के बाद 68 स्पीसीज वहाँ पे हमको मिला देखने के लिए. तो मैं तो हैरान हो गया कि इतना भी बैम्बू का स्पीसीज है. तो इसलिए फिर मेरा भी जब स्टार्ट करने का शुरुआत किया, तो एक फार्मर ने भी करना चाहिए ऐसा मुझे थोड़ा लगा. तो इसलिए मैंने एक जर्नी स्टार्ट किया और जर्नी स्टार्ट करते करते आज 94 तक हम पहुंच चुके हैं. हाँ, यानी अलग अलग तरीके से कौन से स्टेट से लाया आपने? मैंने उत्तराखंड से लाया, केरला से लाया, झारखंड से लाया, आसाम से लाया, नागालैंड से लाया और कर्नाटक से भी लाया, महाराष्ट्र से भी बहुत सारा मिला है. तो ये सब स्टेट से लाया है. भारत में कितनी प्रजातियां और आपने कितने कलेक्ट किया? भारत में 148 स्पीसीज है. 148 में 136 इंडिया के हैं और 12 बाहर के हैं. तो उसमें से हाँ, बाहर की प्रजाति है. उसमें से अपने पास 94 है. यानी उसमें अभी 94 है तो सर सब इंडिया में मिलती है? हाँ, 94 सब इंडिया में मिलते हैं. कुछ बाहर के हैं, जैसे कि जापान का है, थाईलैंड का है, इंडोनेशिया का है, म्यांमार का है. ऐसे अलग अलग स्टेट, कोलंबिया का है, अलग अलग कंट्री का हमने लाया हुआ है. यानी बांस में जितने कंट्री है, हाँ, जिनके पास बांस है, हाँ, उनके पास से जो प्रजाति है, हाँ, वो सब आपने इधर लाया? हाँ, सब मुझे मिला. और मैं सभी रिसर्च इंस्टीट्यूट का, इंडिया में जितने भी बैम्बू के रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उनका मैं धन्यवाद आभार मानता हूँ कि उन्होंने मुझे ये स्पीसीज कलेक्शन के लिए हेल्प किया. नहीं तो ये इतना आसान नहीं है कि आप जाए और तुरंत आपने बोल दिया सर मुझे 50 स्पीसीज दीजिए, तो वो इतना आसान नहीं है. तो मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ, कौन से रिसर्च इंस्टीट्यूट है और आपने उनको जाकर मिला? मैं सबसे पहले केरला फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, फिर उत्तर फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून, फिर रेन फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट जोरहाट, फिर कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री पूनमपेट, कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री दापोली, फिर अपना नागालैंड बाम्बू रिसोर्स सेंटर. ये सब रिसर्च इंस्टीट्यूट को मैंने विजिट किया. आप खुद उधर गए? हाँ, फिर भुवनेश्वर में भी मैंने वो मेडिकल प्लांट का जो बॉटनिकल गार्डन है, वहाँ पे भी बाम्बू सेतम के लिए विजिट किया. हाँ, यानी आपको जो प्रेरणा आपने जब और वडाली बाम्बू गार्डन को भी मैंने विजिट किया. आपको जो वडाली गार्डन में जब प्रेरणा मिली, तो आपने उस तरीके से भारत में जहाँ बाम्बू सेतम है उससे मैक्सिमम का बाम्बू सेतम ने आपने विजिट किया. हाँ, इंस्टीट्यूट को किया. हाँ, तो आपने ये सब उसकी शास्त्रीय जानकारी लेना, साइंटिफिकली उसका सब काम करना, ये जो है काम करने का आपका तरीका तो बहुत ही अच्छा है. और आगे जाकर जब हम बांस के बारे में कुछ कलेक्शन का और साइंटिफिक ज्ञान लेने का जब भी चाहे, कोई भी चाहे, तो आपके पास आ जाएगा. और इसके लिए आपने जो उपलब्धि करके रखे है, ये भारत के लिए, ये बांस के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है. मैं सब लोगों की तरफ से मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतनी सब उपलब्धि बांस की प्रजाति की एक जगह करके लेने का, और खुद एक किसान होके एक अपनी तरफ से करना, कोई संस्था नहीं तो आपके मन में लेके, तो एक अलग उदाहरण है. मुझे लगता है कि एकमात्र ऐसा उदाहरण होगा आपका कि जिस एक किसान ने, एक युवक ने, किसान के युवक ने ये ऐसा काम किया है. और इसके लिए मैं आपको फिर एक बार धन्यवाद देता हूँ. मैं इसमें एक और 2 नाम का योगदान करना चाहता हूँ. इसमें डॉक्टर सीता लक्ष्मी मैम, जिसको हम मदर ऑफ बैम्बू कहते हैं, और डॉक्टर रतनलाल बानिक सर, जो हम फादर ऑफ बैम्बू कहते हैं, इनका भी मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ. क्योंकि
डॉक्टर सीतालक्ष्मी मैम से हमें बैम्बू के स्पीसीज, जो उनका एक बैम्बूस ऑफ इंडिया जो किताब है उसमें 128 स्पीसीज का जानकारी मिला। और वो बुक में उसका यूजेस क्या है, बॉटनिकल नेम क्या है, डिस्क्रिप्शन यूज क्या है, वर्नेकुलर नेम क्या है, लोकल नेम क्या है, ये सब उसमें डिस्प्ले किया है। जो आज बाम्बू का कोई स्टडी करना चाहे तो पहला बुक वो है। मतलब आज हम कितना 2017 से स्टार्ट किया है, मैम ने 1980 में स्टार्ट किया, किताब निकाला 1998 में। आज जो हम स्पीसीज का मतलब बॉटनिकल नेम बोल सकते हैं, इतना इजी उन्होंने वो बुक में रखा है। तो उनका काम हमारे से पहले है। और बानिक सर का क्या है बोले? और बानिक सर ने जितने भी बैम्बू के स्पीसीज है उनको आइडेंटिफिकेशन कैसा करना है, उसका डिस्क्रिप्शन कैसा करना है, ब्रांच हैबिटेट कैसा है, कलमशीत का हैबिटेट से हम कैसा पहचान सकते हैं, कहाँ पे हो सकता है, कितना एल्टीट्यूड में हो सकता है, ये सब उन्होंने वो रखा है। मतलब हम कमर्शियल प्लांटेशन कहाँ कर सकते हैं उसके बारे में उन्होंने अच्छे से जानकारी कलेक्ट करके डिस्प्ले किया है। आप जब बात कर रहा था तो आपने बोला कि मैं बानिक सर से मिला हूँ। हाँ, तो आप कहाँ मिले उनको? मैं उनको कलकत्ता में जाके मिला। और उनको मिलने का कारण था कि उनका जब मेरे से